किसान भाइयों, सरसों की फसल के लिए आपने अपने खेत को तैयार कर लिया है और कौन कौन सी किस्में हैं वो आपने तय कर ली हैं, कौन सी किस्म आपके खेत के लिए उपयुक्त रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि सरसों की बुवाई का उचित समय क्या है, विधि क्या है, कितना बीज डालें, उसके उपचार क्या क्या होंगे, और एक और प्रश्न उठता है कि जीवाणु खादों का उपयोग हम करें न करें। इन्हीं तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रामस्वरूप जाट जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के लिए एक अभी पहला प्रश्न ये हो रहा है कि भाई हम बुवाई कब तक करें जिससे कि हमारी पैदावार में कोई नुकसान ना हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि विभिन्न स्थानों पर बुआई का समय अलग अलग होता है और वो किस बात पर निर्भर करता है, वहाँ के तापमान के ऊपर, वहाँ पर मानसून की समाप्ति की तिथि के ऊपर और फसल चक्र के ऊपर ये निर्भर करता है कि बुआई का समय हमारा क्या होगा। जी। बुआई में देरी होने से उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी हो सकती है। बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार जो सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर के अंत तक का उचित माना जाता है और अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय का अधिकतम तापमान सामान्य औसत जो तापमान होता है दिन का, वो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ज्यादा गर्मी न हो। हमारा जो तापमान है दिन का वो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इस इलाकों में सरसों जो लाहा जिसको हम बोलते हैं कि बुआई यदि किसी कारणवश अगर नवम्बर के महीने में तक चली जाती है या लेट हो जाती है तो उसमें आप जरा ध्यान रखें कि उस अवस्था में आपको जो किस्मों का चयन करना है वो उसी हिसाब से करें। जैसे कि हमारी पहली कड़ी में डॉक्टर साहब ने विस्तार से चर्चा की थी कि कौन सी परिस्थिति में कौन सी किस्म आपको लेनी चाहिए। अगर बुआई देरी से होती है तो हमारी मुख्य रूप से जो किस्में हैं वो CS 56 है, NRCHB 101 है, RGN 145 है, RGN 236 है, RBM 2 है और PM 26 है। ये किस्में आप अगर बुआई देरी से करते हो तो आप ले सकते हो। किसान भाइयों, ये तो बातें हो गई कि हम बुआई कब कब करें, और अगर किसी कारण से आप बुआई देर में कर पा रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने इशारा किया, जो उसकी उपयुक्त किस्में हैं उनका चुनाव आप लोग कर लीजिए। डॉक्टर साहब, एक और बात आती है कि बुआई के लिए बीज दर क्या रखी जाए। किसान भाई इस पर भी सोचते हैं कि बीज कम डालें, ज्यादा डालें, इसके बारे में बताइए। किसान भाइयों, जैसे कि बीज की दर की बात करें तो ये बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करती है। पहली चीज तो है कि बुआई का समय, दूसरा आप कौन सी किस्म का चयन कर रहे हैं और किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी के अंदर नमी कितनी है, इन बातों के ऊपर आपकी बीज की दर निर्भर करती है। फिर दूसरी बात है कि आप किस तरीके से बुआई कर रहे हैं, बुआई की विधि क्या है। जैसे कि आप पंक्ति में अगर बो रहे हो, सिंचित अवस्था है, तो वहां पर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करें। अगर बारानी है, लवणीय है और क्षारीय है क्षेत्रों में कर रहे हो और सिंचित क्षेत्रों में कर रहे हो तो 15 से 20% अधिक बीज की दर का प्रयोग करें। तो ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी वहाँ की परिस्थितियां कैसी है, उस हिसाब से बीज दर का प्रयोग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कुछ किसान भाई सोचते हैं अगर हम ज्यादा बीज डाल देंगे तो पैदावार अच्छी होगी, तो उससे फिर घनत्व बढ़ जाता होगा पौधों जी का। बिल्कुल, घनत्व बढ़ जाता है, पौधों की संख्या बढ़ जाती है, वो आपकी जल्दी जमीन की नमी है उसको सोख लेते हैं, पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं और बीमारियों और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। जी। तो आप बीज की दर का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सरसों की फसल है, ये काफी बढ़ती है, फैलती है। अगर अधिक बीज का प्रयोग करेंगे तो आपको नुकसान होगा और कम बीज, जो उचित बीज दर जो सुझाया गया है उसी हिसाब से प्रयोग करेंगे तो आपको भरपूर फसल मिलेगी। ये आप विशेष ध्यान रखें। अब डॉक्टर साहब, ये आई बात बुआई की कि बुआई की कई विधियां हैं, परंपरागत विधि से है या आजकल जो नए नए यंत्र हैं, तो सरसों फसल की बुआई किस विधि से की जाए? जैसा कि आजकल अभी भी देखने में आता है कि कुछ किसान भाई जोते गए बीज के खेत के अंदर बीज को बिखेर कर बुआई करते हैं। बीज को पहले बिखेर देंगे फिर पाटा लगा देंगे। तो ये विधि बहुत ही गलत है। इससे आपके पौधे कहीं पर घने हो जाते हैं, कहीं पर पौधे उग नहीं पाते हैं, कहीं नमी कम होती है तो वहां नहीं उग पाते हैं। तो इस विधि से बुआई ना करें और हमारे अनुसंधान से जो बताया गया है कि बुआई है वो पंक्तियों में करें और पंक्तियों की दूरी भी निर्धारित की गई है। 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी जो हमारी पंक्ति से पंक्ति की है उसको रखें और उससे अधिक लाभ आपको मिलेगा। सरसों के बीज को हल से या आप जो आजकल ट्रैक्टर की सीड्रिल आती है उसके द्वारा बो सकते हैं। इस प्रकार की बुआई से बीज की बुआई जो दर है एवं बुआई की गहराई का सही नियंत्रण आप कर सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी में एक समानता रहती है, उससे निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है और खरपतवारों का नियंत्रण भी आप कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो हमेशा ही पंक्तियों में बुआई करें। किसान भाइयों, देखा आपने कि जो आप लोग छिटकवा विधि से बुआई करते थे वो ठीक नहीं है, उसमें आपका नुकसान भी होता है, बीज भी ज्यादा लगता है और पैदावार भी
कम होती है। अब डॉक्टर साहब एक चीज आती है कि शुरू में जब बुआई करते हैं तो रोग भी लग जाते हैं, तो क्या इसके लिए रोगों के बचाव के लिए कि क्या बीज उपचारित करना चाहिए, तो कौन से रसायनों से? बीज उपचार के लिए आप कई रसायन आजकल इजाद किए गए हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सफेद रोली से अगर प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर कार्बनडाजिम एप्रोन नाम की दवाई आती है जी। वो 6 ग्राम दवाई लेकर के 1 किलोग्राम बीज में मिलाएं और उस हिसाब से उसको फिर सुखा के और बुआई करें। 1 किलोग्राम बीज में 6 ग्राम दवा डालें। 6 ग्राम एप्रोन नाम की दवाई आती है बाजार में, उसका प्रयोग करें जी। और जैसे मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा नाम का एक फफूंद आता है जी। उसकी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, यानी ट्राइकोडर्मा भी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसको उपचारित करें और बुआई कर दें। प्रारंभिक अवस्था में जैसे चितकबरा कीट लगता है जिसको हम पेंटेड बग भी कहते हैं, उसके बचाव के लिए भी आप बीज उपचार कर सकते हैं और उसके लिए जो दवाई है वो है इमिडाक्लोरपिरिड। 7 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर 7 ग्राम डालना है। 7 ग्राम आपको 1 किलो बीज में उपचारित करके डालना। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि बीमारी न लगे तो इसकी जो दवाइयां बताई आपने उनका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, उससे भी नुकसान होता होगा? हाँ, उससे नुकसान होता है। उससे आपका बीज का अंकुरण कम होगा और वो आपको नुकसानदायक रहेगा। आपके पौधों की संख्या कम हो सकती है। ज्यादा बीज का प्रयोग न करें और फिर आपको पता ही है कि अगर ज्यादा दवाई आप डालेंगे तो वो दवाई आपकी मिट्टी में रह जाती है, फिर पौधों में भी आ जाती है, अवशेष उसके रहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। एक तरह से जहर हो जाता है। तो किसान भाइयों, जितनी मात्रा बताई गई है उतनी मात्रा से ही बीज को उपचारित करना है। डॉक्टर साहब, आजकल जीवाणु खाद के बारे में काफी सुनने में आ रहा है और काफी किसान भाई इसमें काम भी कर रहे हैं, तो क्या सरसों के लिए भी कोई उपयोगी जीवाणु खाद है? हाँ, और है तो कैसे उसका उपयोग किया बिल्कुल जाए? है। सरसों की फसल के लिए पोषक तत्वों की जो उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2 जीवाणु खाद मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं सरसों के अंदर। एक है एजिटोबैक्टर और दूसरा है फास्फोरस घोलक जीवाणु जी। ये 2 जीवाणु हैं जिनका आप सरसों की फसल में बीजोपचार करके प्रयोग कर सकते हैं जी। एजिटोबैक्टर जीवाणु खाद है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देता है, नाइट्रोजन को, और पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसके प्रयोग से आपकी उपज है वो 10 से 15% बढ़ जाती है और उतना ही आपको जो नाइट्रोजन हम यूरिया या डीएपी से देते हैं उसकी बचत होती है जी। ये जीवाणु बीज के अंकुरण तथा पौधों की बढ़वार को बढ़ाने में भी सहायक होता है और अन्य जो भूमि में अनेक रोगकारी कवक होते हैं उनकी वृद्धि को भी ये नियंत्रित करता है। इस जीवाणु की मृत कोशिकाएं भूमि में कार्बनिक पदार्थ के रूप में भी काम करती है, इसलिए आपको हमेशा बीज को एजिटोबैक्टर जीवाणु से उपचारित करके ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो जीवाणु खाद मैंने बताया था फास्फोरस घोलक जीवाणु, ये भूमि में जो अघुलनशील फास्फोरस होती है उसको घुलनशील अवस्था में ला करके पौधों को उपलब्ध करवाता है जी। इससे आपकी पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। साथ ही आप जो बाहर से फास्फोरस डालते हैं उसमें भी आप बचत कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके प्रयोग से औसतन 50% तक फास्फेटिक खाद की बचत की जा सकती है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। आपको ज्यादा खर्चा नहीं होगा लेकिन फायदा इसमें बहुत ज्यादा है। जीवाणु खाद से बीजोपचार के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए, तभी आपको उसका संपूर्ण फायदा मिल पाएगा। तो बीजोपचार की विधि है, 50 ग्राम का जो पैकेट आते हैं उनको पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीजों में जो आपको चाहिए 3 से 4 किलोग्राम उनको उसमें मिला लें और बीजों को छाया में सुखा दें। उपचारित बीज को 10 मिनट तक छाया में सुखाकर तुरंत बुआई कर दें यदि भूमि उपचार करना हो तो। यदि इन्हीं जीवाणु खाद से आपको भूमि उपचार करना है तो उसके लिए 4 किलोग्राम एजिटोबैक्टर और 4 किलोग्राम फास्फोरस घोलक जीवाणु, इन दोनों के मिश्रण को 100 से 125 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के अंदर मिला लें और उसके बाद अंतिम जुताई से पहले खेत के अंदर समान रूप से बिखेर दें और पाटा लगा दें। तो ये आप विशेष ध्यान रखने की किस तरह से बीजोपचार बीजों का उपचारित करें जीवाणु खाद से। तो किसान भाई, आपने देखा कि जीवाणु खाद का उपयोग आपके लिए कहीं ना कहीं हितकारी है, लेकिन वही चीज ध्यान रखना है कि भाई जितनी मात्रा संस्तुत की गई है उतनी मात्रा का ही प्रयोग करें। और इन तमाम जानकारियों से निश्चित रूप से आपकी सरसों की फसल में लाभ होगा और अधिक उत्पादन होगा। डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से बताया किसान भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।